Hello students, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 2 structure of atom. पिछले पार्ट के अंदर हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई लाइट अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो जो अलग अलग कलर की जो हमें बैंड्स मिलती हैं उनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जहाँ पर कोई भी एक गैप नहीं होता है, एक कलर के बाद दूसरा कलर आ जाता है, उस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें जब कोई भी लाइट स्प्लिट होती है तो उसमें एक गैप आ जाता है, मतलब एक कलर आता है, फिर उसमें कोई गैप आ गया, फिर उसके बाद दूसरा कलर आया, में से जहाँ पर ब्लैक स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है, या बहुत सारे कलर जो होते हैं वो ब्लैक स्पेसिंग के थ्रू स्प्लिट हो जाते हैं एक रेडिएशन से। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है इसके हमने दो टाइप बताए थे आपको, एक बताया था इमिशन और एक बताया था एब्जॉर्प्शन। इमिशन में क्या होता है, यहाँ पर लाइट इमिट होती है और यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। तो इमिट होने की वजह से यहाँ पर ब्राइट लाइंस आपको दिखती हैं और एब्जॉर्ब होने की यहाँ पर आपको ब्लैक स्पेसिंग्स आपको दिखती हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम किसी भी रेडिएशन को किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं और वो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, तो वहाँ पर हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, उस तरीके का जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक ही बात है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आप बोलेंगे कि हमने हाइड्रोजन से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, या हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले लो, NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप उसको खरीदो और उसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को कम्प्लीटली आपको NCERT से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से पढ़कर आपको कोई भी, जब आप पढ़कर वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट वीडियोस के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता है। हालांकि हम जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे की वीडियो का कुछ टॉपिक्स बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया है। तो हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में मिलती है, हमको H2 फॉर्म में मिलती है। H2 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स जब बनते हैं, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनेंगे, मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिसमें एटम्स जुड़े हुए होते हैं, तो H2 इज ए मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन क्या हो गया, एटम हो गया। तो जो हाइड्रोजन एटम बनते हैं तो ये क्या होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, सुपर एक्साइटेड और हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले इन्होंने एब्जॉर्ब की, मॉलिक्यूल ने, वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होकर उसमें और ज़्यादा एनर्जी आ गई। अब उस एनर्जी को ये कंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को निकाल देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा, ठीक है। कौन, जो हाइड्रोजन एटम बने हैं। तो जब ये एनर्जी इमिट होती है तो वहाँ पर हमें एक लाइन का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी किसने की, सबसे पहले बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की।
तो बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग रीजन है होते हैं ना, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, उसके बाद यूवी रीजन होता है, एक विजिबल रीजन होता है, फिर एक इंफ्रारेड होता है, एक माइक्रोवेव होता है और एक रेडियो रीजन होता है। तो उसमें तो सबसे पहले बाल्मर को ही क्यों दिखा, मतलब अदर साइंटिस्ट को भी दिखा होगा, लेकिन उस टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं होते थे। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को रीड करने के लिए जो हमें मशीन की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो बाल्मर को इसलिए दिख गया क्योंकि जिस सीरीज के लिए उसने यूज किया था, जिस एनर्जी लेवल के लिए, वो उन्होंने 2 से स्टार्ट किया, और 2 पर जो एनर्जी होती है, अगर कोई भी रेडिएशन 2 से जा रही है या 2 में आ रही है कहीं से भी, तो जो वो सभी रेडिएशन की जो इमिटेड है, मतलब जो एब्जॉर्ब हुई है या इमिट हुई है वहां पर रेडिएशन, तो वो कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे, वो बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1805 में एक सीरीज दिया। उन्होंने जो स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, उसको वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर हाइड्रोजन एटम से जो भी रेडिएशन निकल रही है उसको अगर हम वेव नंबर में एक्सप्रेस करें, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम बता सकते हैं कि जो रेडिएशन है वो कौन सी ऑर्बिट में जा रही है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर ने जो सीरीज दी थी उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, और ये किन से रीजन में यूज कर, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके विजिबल रीजन में लाई करते हैं कौन, बाल्मर सीरीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्मर को ही सबसे पहले क्यों देखा, क्योंकि बाल्मर उस टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोप तो होते नहीं थे, तो वो सिर्फ उन्हीं लाइंस को देख सकता है जो विजिबल रीजन में। अगर वो और अगर किसी लाइन के स्पेक्ट्रम को या और किसी एनर्जी लेवल के, यहाँ पर जो 2 है ये एनर्जी लेवल है, जो n है वो भी एक एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। तो 2 का मतलब होगा सेकेंड एनर्जी लेवल, या तो सेकेंड एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है या हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो इसी कंडीशन में वो विजिबल होता है। तो इसी स्पेसिंग या इस लाइन सीरीज जो मिली हमें, या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस जो मिलता है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, बाल्मर सीरीज। तो इसी चीज को यूज करते हुए जॉन्स रेडबर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते आप, कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे, जो इस रेडिएशन के बारे में ज्यादा पढ़ते थे, मीन्स वो किसी भी मैटर के ऊपर रेडिएशन करते थे। तो उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया, कि भाई हम क्या करते हैं, जहां से कोई भी पार्टिकल है वो जा रहा है उसको तो हम n1 मान लेते हैं, और जहां पर जा रहा है वो उसको n2 मान लेते हैं, या जहां से जा रहा है और जिसमें आ रहा है उसको n2 मान लेते हैं। ठीक है, जिससे आ रहा है उसको n1 और जिसमें जा रहा है उसको n2। ठीक है, उसको n1 और n2 मान लिया। तो उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले का क्या नाम है या उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको हम देखते हैं। बाल्मर सीरीज, या बाल्मर ने सबसे पहले क्यों देखा, क्योंकि उसने जो स्पेक्ट्रम सीरीज देखी थी, लाइन सीरीज देखी थी, वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए बाल्मर को वो लाइंस दिख गई। ठीक है, अगर ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करती तो इनको भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज जो होती है वो कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में, इसलिए सबसे पहले बाल्मर ने ही लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिया था सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अब हम बात करेंगे जो रेडबर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरल एक्सप्रेशन दिया। जनरल एक्सप्रेशन में उन्होंने दिया कि किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है उसको हम कैसे, उसके लिए वेव नंबर 1096771/n1 का स्क्वायर
1/n2 का स्क्वायर, जहां पर n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन। और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, n1 + 1 n1 + 2 इस तरीके से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे अगर n1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लाइन सीरीज मिली थी, जो लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज मिली है, उनके लिए n1 की वैल्यू अलग अलग है और उनके लिए जो नाम है, जो सीरीज के नाम है, स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम है, वो भी अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें n1 = 1 है तो इसके लिए उन्होंने दिया लाइमन नाम। तो लाइमन ने ये वाली सीरीज दी थी, n2 आपको पता ही है, और ये किसमें, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन में ये लाई करती है, ठीक है। n2 के लिए किसने, बाल्मर ने, और ये किसमें, ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं। और अगर n1 2 है, अगर n1 क्या है, 3 है, तो ये आएगी पास्टन के लिए, पास्टन, और ये भी किसमें, ये आएगा आपका इंफ्रारेड, ठीक है। तो अगर n1 ये है तो इसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 5 6, और इसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, 3 4 2 1 3 4 5 6 7, और इसके लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 6, ठीक है। कभी भी n2 की वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं n1 = 4 तो इसलिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 6 7, और अगर n1 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 4 है, तो इसके लिए क्या आएगा, ब्रैकेट एक साइंटिस्ट है, इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। ये बाल्मर सीरीज हो गई, ये भी कौन से रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं n1 = अगर 5 है तो ये आएगा आपका फोन सीरीज आती है। ये फोन सीरीज में जो रीजन है वो कौन सा है, इंफ्रारेड है, और उसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, 6 7 8 एंड सो ऑन। n = 6 के लिए क्या आता है, अगर n1 = 6 है तो ये आता है हैम्फ्री सीरीज आती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है। जो आपको ज़्यादा पढ़ाई जाती है वो फुंड तक पढ़ाई जाती है। तो आप बता सकते हैं कि रिडबर्ग में जो ये होता है दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये किसके लिए, ये हाइड्रोजन एटम के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आपको इमिशन देखना है, मीन्स ट्रांजिशन देखने हैं किस तरीके से होता है, तो आपको एक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना पड़ेगा, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट से अलग अलग एनर्जी लेवल के ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। जहां पर ये n1 और n2 है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो n1 से n2 में जाता है, तो वो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, और किस रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में लाई करती है। और अगर n2 मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल से वो n3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, या 4 से 5 से 6 से 2 में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम बाल्मर सीरीज, और वो कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाता है, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आता है, तो इसको बोलते हैं हम पास्टन सीरीज बोलते हैं। और वो कौन से रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो n4 में, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल में है, और फोर्थ से वो फिफ्थ से सेवंथ किसी में भी जाता है, तो उसको कौन से सीरीज बोलते हैं, हम ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और वो सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और अगर हम n5 की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में है, और वो फिफ्थ से सिक्स सेवंथ एट्थ किसी में भी जाता है,
तो उसको हम फुंड सीरीज बोलते हैं, और फुंड सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर N1 की वैल्यू 1 है तो लाइमन सीरीज, अगर N1 की वैल्यू 2 है तो बाल्मर सीरीज, और अगर N1 की वैल्यू 3 है तो लाइमन सीरीज पास्टन सीरीज, अगर N1 की वैल्यू 4 है तो ब्रैकेट सीरीज, और N1 की वैल्यू अगर 5 है तो फुंड सीरीज। ठीक है, इसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं आप उनको देख लीजिए। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमें कब पता चली, जब हमने एक रेडिएशन किसके ऊपर स्ट्राइक कराई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर, उससे हाइड्रोजन से एटम बने, एटम से क्या हुआ, रेडिएशन निकला, फिर उस रेडिएशन को हमने स्टडी किया तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, आपको जो रूट है किससे हम कहाँ से चल रहे हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि ये सारी चीजें कहाँ से आई। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक बुक ले लो, एनसीईआरटी बुक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो जब तक आपके समझ में ना आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने समझाया है ये आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि इस तरीके से होता है। ठीक है, N1 के लिए आपको पता है लाइमन, N2 के लिए बाल्मर, N3 के लिए पास्टन, N4 के लिए ब्रैकेट, N5 के लिए फुंड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन किस तरीके से होते हैं, अगर ये आपका N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ये N6 है, ये N7 है, और ये so on। ये हो गया N = 1, N = 2, N = 3, N = 4, N = 5, N = 6, N = 7। तो अगर यहाँ से यहाँ पर आता है इस तरीके का, जो ये जो ट्रांजिशंस हैं इनको कौन सी सीरीज बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। ठीक है, इसका जो रीजन होता है वो कौन सा हो जाता है, यूवी रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन हो गया, आप कह सकते हैं ये आपका हो गया यूवी रीजन। ठीक है, और अगर यहाँ से सेकंड सीरीज में आता है इस तरीके से, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया बाल्मर सीरीज। मतलब N3 से, N4 से, N5 से, N6 से 2 में आ रहा है, या 2 से 3, 4, 5, 6 किसी में भी जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और इसका जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका विजिबल। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं N3 से N4 में या N5 में, या यहाँ से यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पास्टन सीरीज। और ये किस में आता है, IR रीजन, इंफ्रारेड। ठीक है, ये काफ़ी सही है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कहाँ पर आता है, N4 में आता है, N5 से। ठीक है, इसमें आता है, तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। और ये भी कौन सी में आएगा, IR में आएगा। और अगर ये N5 में आ जाता है, N5 में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फुंड सीरीज बोलते हैं, फुंड सीरीज। और ये भी किस में आता है, IR में। तो ये आपका किसके लिए ट्रांजिशन है, ये सारे जो ट्रांजिशंस हैं ये आपके हाइड्रोजन एटम के लिए होते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो इस तरीके के जो ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलते हैं वो हाइड्रोजन एटम के लिए थे। अगर हम किसी अदर एलिमेंट के एटम्स को स्टडी करते हैं तो स्टडी में ये पाया जाता है कि जैसे जैसे एलिमेंट हैवियर होता चला जाता है, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। लेकिन फिर भी हर एक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं। उन कॉमन थिंग्स की बात करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हर एक एटम के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है। जैसा आप कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी दो इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, उसी तरीके से किसी भी दो एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो सेम नहीं हो सकते, तो यूनिक होता है।
जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। और जो रेगुलरिटी होती है, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में एक रेगुलरिटी होती है। ये नहीं कि कोई भी लाइन कहीं से भी आ सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट के जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेगुलरिटी होती है, ठीक है। रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। तो दिस आर द कॉमन थिंग्स यू विल स्टडी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम को जब आप स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें बस सामने निकल कर आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किन्हीं दो एलिमेंट के एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम सेम हो सकता है, नहीं, ये सेम नहीं हो सकता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। ये इट विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी एटम, ठीक है। ये हर एक एलिमेंट के एटम, जो एक एलिमेंट के एक एटम के लिए ये डिफरेंट होता है, अगर दूसरा एलिमेंट का एटम है तो उसके लिए ये अलग होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें निकल कर आती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको +1 और +2 के जो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स हैं, इन सब की क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपको घर छोड़कर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको घर पर ही सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।